की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस चयन परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय की जो 12वीं इकाई है उसमें महादेवी वर्मा द्वारा रचित में नीर भरी दुख की बदली इस कविता को सम्मिलित किया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में महादेवी वर्मा का परिचय देखेंगे, उनके संपूर्ण जीवन का परिचय देखेंगे, साहित्यिक परिचय देखेंगे, काव्यगत विशेषताएं देखेंगे और उनकी रचनाएं इत्यादि सब कुछ देखेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी करने वाले हैं, इसलिए आप सब अंत तक बने रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नोट्स मैंने खुद तैयार किए हैं आप सभी के लिए, इसलिए अंत तक जरूर देखें। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। महादेवी वर्मा का परिचय देखते हैं। जीवन परिचय देखें तो जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सब लोग अपनी कॉपी में भी लिखते जाएं। मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1987 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। जन्म हुआ था फर्रुखाबाद, मृत्यु हुई है इलाहाबाद। जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 में, 26 मार्च 1907 में, और मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1987 में। पिता देखें तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा है। माता का नाम देखें, माता का नाम हेमरानी देवी। विवाह के बारे में देखें तो बहुत कम उम्र में हो गया था इनका विवाह, और किससे हुआ था? सत्यनारायण वर्मा से हुआ था। और माना ऐसा जाता है कि इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन कहीं कहीं प्रमाण ये भी मिलता है कि उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में हो गया था। इसलिए प्रमाण अलग अलग मिलते हैं, तो ये मानकर चलिए कि उनका जो विवाह है वह कम वर्ष की उम्र में हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में देखें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर से हुई है। उच्च शिक्षा के बारे में देखें तो प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में BA और MA की है। उच्च शिक्षा इनकी प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई है और प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर से हुई है। कार्य देखें तो इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में काम किया है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। और हिंदी साहित्य के अगर 4 स्तंभ देखें, छायावाद के 4 स्तंभों को देखें तो पहला स्तंभ जयशंकर प्रसाद, दूसरा स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा स्तंभ है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा स्तंभ है महादेवी वर्मा। इस प्रकार से जो महादेवी वर्मा है वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। अब आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी विख्यात हैं। अब आगे देखें, साहित्यिक विशेषताएं देखें। हिंदी साहित्य में छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री रही हैं और गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित रही हैं। स्त्री अधिकारों की पक्षधर थीं। महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयास किया है इन्होंने। कुछ वर्षों तक चांद पत्रिका का संपादन किया है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका उत्तर ये है, चांद पत्रिका का संपादन किया था। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने महादेवी के गीतों की कुल संख्या 236 मानी है। महादेवी वर्मा के गीतों की कुल संख्या 236 मानी है। अब आगे देखें, काव्यगत विशेषताएं देखें। स्वतंत्रता, जागरण और करुणा की अभिव्यक्ति, जो इनकी काव्य हैं उनमें स्वतंत्रता, जागरण और करुणा की अभिव्यक्ति है। इनके काव्यों में प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है। भक्तिकाल और लोकगीतों की छवि है। बौद्धिक द्वंद्व को प्रस्तुत करने की क्षमता है। नए बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग है। काव्य भाषा देखें तो तत्सम प्रधान, लाक्षणिकता, चित्रमयता, रहस्याभास, इस प्रकार की इनकी काव्य की भाषा है। प्रमुख काव्य कृतियां देखें तो निहार 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। रश्मि 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था।
नीरजा 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। सांदगीत 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। दीपशिखा 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस प्रकार की इनकी काव्य रचनाएं हैं और साथ ही अग्निरेखा भी इनकी ही रचना है। और यामा जो इनकी रचना है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यामा के अंतर्गत 4 इनकी रचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो उसको देखें अगर हम, तो जो निहार है, रश्मि है, नीरजा है और सांदगीत है, इन सबको मिला के ही, इन सबको संकलित करके ही यामा जो रचना है वह बनाई गई है। और इस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह उन्हें यामा इस पर मिला है। इसलिए आप सभी इसको जरूर याद रखें कि उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो यामा रचना पर मिला था। अब आगे देखें, प्रमुख गद्य कृतियां देखें तो रेखाचित्र संस्मरण देखें तो अतीत के चलचित्र, इसका संपादन हुआ था 1941 में, अर्थात इनका प्रकाशन हुआ था 1941 में। स्मृति की रेखाएं, इसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। पथ के साथ ही इसका प्रकाशन हुआ था, इसका मतलब कुछ परफेक्ट सन नहीं मिला है अभी। पथ के साथ ही ये भी इनकी ही रचनाएं हैं। मेरा परिवार, ये भी इनकी ही रचनाएं हैं। इस प्रकार से हमने रेखा चित्र और संस्मरण को देखा। 4 रचनाएं हमें मिली हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही, मेरा परिवार। निबंध संग्रह देखें तो निबंध संग्रह में इन्होंने श्रृंखला की कड़ियां 1942 में इसका प्रकाशन किया था। विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, संकल्पिता, क्षणदा, इस प्रकार से इनके निबंध संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, संकल्पिता और क्षणदा, इस प्रकार की इनकी निबंध रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं हम सम्मान एवं पुरस्कार के बारे में देखें तो 1934 में नीरजा के लिए, जो नीरजा इनकी ही रचनाएं हैं, नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। शेक्सपियर पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो इन्हें नीरजा के लिए मिला था। कब मिला था, 1934 में। 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित हुई थी। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित हुई थी। कब हुई थी, 1943 में। 1956 में पद्म भूषण से अलंकृत हुई थी। 1956 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। 1982 या 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो यामा जो इनकी रचना है उसके लिए मिला था। तो माना जाता है कि सब लोगों का तो मानना यही है कि 1982 में मिला था, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसका मानना है कि 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसलिए आप सब दोनों को याद रखें कि 1982 या 1983, और अगर उसमें ऑप्शन में 1983 होगा तो 1983 पर ही टिक करके आए, क्योंकि एनसीईआरटी 1983 मानता है, इसलिए 1983 पर ज़्यादा फोकस रखें। लेकिन साथ में 1982 को भी याद रखें, क्योंकि 1982 के भी प्रमाण मिलते हैं। महादेवी वर्मा, महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर देखते हैं महादेवी वर्मा के। जो अभी हमने जीवन परिचय देखा है उसके प्रश्न उत्तर किस प्रकार से बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, और आप सभी इनके उत्तर कमेंट में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हैं। 1907 में प्रयागराज में, 1907 में फर्रुखाबाद में, सी ऑप्शन दिया है 1911 वाराणसी में, डी ऑप्शन है 1912 लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट में अवश्य बताएं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 1907 में फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखें प्रश्न क्रमांक दूसरा, महादेवी वर्मा के विवाह किससे हुआ था। महादेवी वर्मा है, उनका विवाह किससे हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है सत्यनारायण वर्मा, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो
तो उनका जो विवाह है वह हुआ था सत्यनारायण वर्मा से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, महादेवी वर्मा ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ए ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है प्रयाग विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रयाग विश्वविद्यालय से इनकी उच्च शिक्षा हुई है। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, बी ऑप्शन है वे छायावाद के 5वें स्तंभ थी, सी ऑप्शन है वे बाल साहित्यकार के रूप में जानी जाती हैं, डी ऑप्शन है उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया था। तो सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ए, जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखें, महादेवी वर्मा किस साहित्यिक युग से संबंधित थी? ए ऑप्शन है भक्ति काल, बी ऑप्शन है रीतिकाल, सी ऑप्शन है छायावाद, डी ऑप्शन है आधुनिक युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है छायावाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 6 देखें, महादेवी वर्मा किस विचारधारा से प्रभावित नहीं थी? ए ऑप्शन है गांधीवाद, बी ऑप्शन है गौतम बुद्ध के विचार, सी ऑप्शन है मार्क्सवाद, डी ऑप्शन है स्त्री अधिकारों की पक्षधरता। तो यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या लिखा है, किस महादेवी वर्मा किस विचारधारा से प्रभावित नहीं थी? तो यहाँ पे गांधीवाद से प्रभावित थी, गौतम बुद्ध के विचार से प्रभावित थी, स्त्री अधिकारों की पक्षधर भी थी, लेकिन जो मार्क्सवाद है इससे प्रभावित नहीं थी। तो इस पर हम टिक कर देंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 7 देखें, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा गया था? ये ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है बी, महादेवी वर्मा। प्रश्न क्रमांक 8 देखें, महादेवी वर्मा की काव्य में कौन सा प्रमुख तत्व नहीं मिलता? ए ऑप्शन है प्रकृति सौंदर्य, बी ऑप्शन है रहस्यवाद, सी ऑप्शन है श्रृंगार रस, डी ऑप्शन है बौद्धिक द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ो, महादेवी वर्मा की काव्य में कौन सा प्रमुख तत्व नहीं मिलता, कि प्रमुख रूप से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? प्रकृति सौंदर्य ये तो प्रमुख रूप से मिलता ही है, रहस्यवाद इसकी भी प्रमुखता है, बौद्धिक द्वंद्व इसकी भी प्रमुखता है, लेकिन जो श्रृंगार रस है इसकी प्रमुखता नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हम सही कर देंगे। प्रश्न 9, उनकी काव्य भाषा की विशेषता क्या थी? ए ऑप्शन है फारसी मिश्रित, बी ऑप्शन है सरल बोलचाल की भाषा, सी ऑप्शन है तत्सम प्रधान और लाक्षणिकता, डी ऑप्शन है उर्दू प्रभावी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, तत्सम प्रधान और लाक्षणिकता। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न क्रमांक 10 देखें, महादेवी वर्मा की पहली काव्य कृति कौन सी थी? महादेवी वर्मा की पहली काव्य कृति कौन सी थी? ये ऑप्शन है नीरजा, बी ऑप्शन है रश्मि, सी ऑप्शन है निहार, डी ऑप्शन है दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है निहार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 11 देखें, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई थी? ऐसी कौन सी कृति है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप सभी को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है निहार, बी ऑप्शन है नीरजा, सी ऑप्शन है यामा, डी ऑप्शन है अग्निरेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट में अवश्य बताएं। इसका सही उत्तर होने वाला है यामा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 12 देखें, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है संस्मरण, सी ऑप्शन है निबंध संग्रह, डी ऑप्शन है कविता संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है संस्मरण। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 13 देखें, श्रृंखला की कड़ियां किस प्रकार की रचना है? श्रृंखला की कड़ियां किस प्रकार की रचना है? ए ऑप्शन दिया है संस्मरण, बी ऑप्शन है निबंध संग्रह, सी ऑप्शन है कथा संग्रह, डी ऑप्शन है यात्रा वृतांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है निबंध संग्रह, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
प्रश्न क्रमांक 14 देखें, निविजा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी शेक्सपियर पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी पद्म भूषण पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी शेक्सपियर पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 15 देखें और अंतिम प्रश्न देखें, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन दिया है 1943 में, बी ऑप्शन दिया है 1956 में, सी ऑप्शन दिया है 1962 में, डी ऑप्शन दिया है 1982 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है 1956 में। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर देखे हैं और मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी साहित्य की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर जो प्लेलिस्ट डली है उस पर जाएं और वहां पे अभी तक जितनी भी वीडियो हिंदी विषय को लेकर बनाई हैं वो आपको मिल जाएगी। और इस प्रकार से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।